नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का आधुनिक इतिहास और इसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935 तीनों एक साथ। कौन कौन से दोस्तों? भारत शासन अधिनियम पहला 1909, दूसरा 1919 और तीसरा 1935। दोस्तों इन तीनों अधिनियम एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। क्यों? इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि तीनों में बहुत सारी चीज़ें समान होती है और वो एग्ज़ाम में हमें कंफ्यूज कर देती है। याद होते हुए भी हम गलत करके आते हैं। तो इस वजह से तीनों को एक साथ तुलनात्मक रूप से जो चीज़ें समान है ना उनको एक साथ देखेंगे ताकि एग्जाम में आपके ये कन्फ्यूजन क्लियर रहे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनके नाम की। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार। इसी तरह आप लोगों को याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से बताइए कौन से अधिनियम को जाना जाता है? 1919 के अधिनियम को जाना जाता है। दोस्तों इसी तरह आप लोगों को याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1935 को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। बोलो किस नाम से? लघु संविधान कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। इसी को कहा जाता है सबसे वृहद अधिनियम। क्या कहा जाता है? सबसे वृहद अधिनियम इसी को कहा जाता है। दोस्तों इसी को अंतिम अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम अधिनियम कौन सा होता है? 1935 का अधिनियम। दोस्तों इसी को भारत के संविधान का स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसी को? भारत के संविधान का स्रोत भी इसी को कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। कुछ लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 का विरोध करते हुए इसके कुछ और नाम दिए हैं, जैसे कि आप लोगों को याद रखना है पहले व्यक्ति हैं मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को सड़ी हुई योजना कहा है। बोलो क्या कहा है? सड़ी हुई योजना। सीधा सा प्रश्न आएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 को सड़ी हुई योजना किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। इसी तरह आप लोगों को याद रखना है एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय। क्या नाम है दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम के बारे में कहा है कि यह अधिनियम बाहर से देखने पर, कहां से देखने पर? बाहर से देखने पर यह अधिनियम जनतांत्रिक दिखता है। कैसा दिखता है? जनतांत्रिक दिखता है, पर अंदर से ये खोखला है। क्या कहा? अंदर से कैसा है दोस्तों? खोखला। ऐसा किसने कहा? मदन मोहन मालवीय ऐसा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगले व्यक्ति का नाम है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे व्यक्ति में आप लोग याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू इस अधिनियम के बारे में कहता है कि यह अधिनियम ऐसी गाड़ी के समान है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। क्या नहीं है? इंजन नहीं है। याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में ये कहा है कि हमें ऐसी गाड़ी दे दी गई है जिसमें ब्रेक तो है पर क्या नहीं है? इंजन नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं इसके बारे में? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। समझ में आई बातें दोस्तों? नेक्स्ट आगे आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो मार्ले है और मिंटो है इनके बारे में थोड़ा सा देखें आप लोग। जो मार्ले थे ये भारत के सचिव हुआ करते थे।
क्या हुआ करते थे? भारतीय सचिव हुआ करते थे। जबकि जो मिंटो हैं ये भारत के वाइसराय हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? भारत के वाइसराय। याद रखोगे। इसी तरह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में मॉन्टेग्यू जो है ये भारतीय सचिव है। क्या है दोस्तों? भारतीय सचिव। और चेम्सफोर्ड भारतीय वाइसराय है, भारत के वाइसराय है। ये बातें भी आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। अब चले पढ़ तो सभी लेते हैं, पढ़ा भी सभी देते हैं, पर बड़ी बात है कि कंफ्यूजन कैसे क्लियर होता है। देखिए अब कंफ्यूजन, ये दोनों के कंफ्यूजन होंगे आपके ज़्यादा। कैसे क्लियर करोगे? देखो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 को जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 को जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखेंगे 9 पहले आता है, 19 बाद में आता है। ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से देखें, मात्रा के हिसाब से देखें, म यहाँ पर है, म यहाँ पर है। पहले आ की मात्रा आती है दोस्तों, फिर ओ की मात्रा आती है। तो पहले 9 आता है, पहले आ की मात्रा आएगी, फिर 19 आता है, फिर ओ की मात्रा आएगी। ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद हो जाएगा, परमानेंटली याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं इन अधिनियमों के प्रावधानों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1909 में। भारत शासन अधिनियम 1909 में सांप्रदायिकता के आधार पर, किसके आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिम धर्म के लोगों को, कौन से धर्म के लोगों को? मुस्लिम धर्म के लोगों को पृथक निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान था। किसको दोस्तों? मुस्लिम धर्म के लोगों को किसके आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर क्या देने का प्रावधान था? पृथक निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान था। याद रखोगे दोस्तों। इसी तरह सांप्रदायिकता के आधार पर 1919 में सिख और ईसाइयों को, किसको दोस्तों? सिख और ईसाइयों को सांप्रदायिकता के आधार पर 1919 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान था। एक और याद रखेंगे, यहाँ पर जो मद्रास के गैर ब्राह्मण थे, कहाँ के दोस्तों? मद्रास के गैर ब्राह्मण, उनको भी पृथक निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान कौन से अधिनियम में किया गया था? 1919 के अधिनियम में किया गया था। अब देखिए आप लोग तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं, एक साथ आ रही है चीजें, है ना। 1909 में मुस्लिम लोगों को, ठीक है, 1919 में सिख और ईसाइयों को, मद्रास के गैर ब्राह्मण लोगों को सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल देने के प्रावधान किए गए थे। इसी तरह 1935 के अधिनियम में दलितों को, किसको दोस्तों? दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान किया गया था। यहां तक क्लियर। इसके बाद आगे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, ये जो सांप्रदायिकता थी, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा अंग्रेजों ने। पहले यहां मुस्लिमों को बांटा, फिर सिख ईसाइयों को बांटा, फिर दलितों को भी अलग करना चाहते थे। ठीक है, इस सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर यहां से बांटना शुरू किया, तो एक दिन सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर एक देश की मांग हो जाती है और भारत से एक देश धर्म के आधार पर ही अलग हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के विभाजन की जड़ें, काय की जड़ें दोस्तों? भारत के विभाजन की जड़ें, भारत के विभाजन की जड़ें कहाँ मानी जाती है? तो आप लोगों को याद रखना है, भारत के विभाजन की जड़ें जो है वो भारत शासन अधिनियम 1909 में मानी जाती है। नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1909 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, किसमें दोस्तों? कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो ये हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्र के लिए एक प्रावधान किया गया। किसके लिए दोस्तों? केंद्र के लिए। और राज्य के लिए एक प्रावधान किया गया।
केंद्र के लिए भी एक और राज्य के लिए भी एक। इसी तरह भारत शासन अधिनियम 1935 में भी एक प्रावधान केंद्र के लिए, एक प्रावधान राज्य के लिए। क्या क्या प्रावधान है देखते जाइए आप लोग। भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। कौन से सदन की? द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। द्विसदनात्मक विधायिका या विधानमंडल की व्यवस्था की गई। क्या है अभी समझाता हूं, ठीक है। राज्य या आप प्रांत भी कह सकते हो, ठीक है। तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान था। कौन से शासन का प्रावधान था दोस्तों? द्वैध शासन का प्रावधान था। क्या होता है अभी समझाता हूं इसको भी मैं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा 1935 के में 1935 में केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान जो यहां पर 1919 में राज्यों में था वो 1935 में कहां चला गया? केंद्र में। द्वैध शासन यहां से उठा के सीधा यहां लिखना है, ज्यादा नहीं। देखो एक सिस्टमेटिक लिखूंगा मैं, केंद्र प्रांत है ना, या राज्य केंद्र और राज्य प्रांत, तो ऑटोमेटिकली यहां से आप उठा के यहां रख सकते हैं, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रावधान था और राज्यों को स्वायत्तता दे दी गई थी दोस्तों। क्या दे दी गई थी? स्वायत्तता। अब समझिए आप लोग डिटेल से इसको। देखिए द्विसदनात्मक व्यवस्था में 2 सदन होते थे दोस्तों। कितने सदन होते थे? 2 सदन। एक तो होता था राज्य परिषद, बोलो क्या होता था? राज्य परिषद। जैसे वर्तमान में राज्यसभा होती है, उस जमाने में राज्य परिषद जो कि उच्च सदन होता था, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को याद रखना है विधानसभा। क्या दोस्तों? विधानसभा। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था में राज्य परिषद और विधानसभा 2 सदन होते थे, ठीक है। इसी तरह हम लोग बात करेंगे द्वैध शासन व्यवस्था क्या थी। द्वैध शासन में नाम से ही पता लग रहा है, द्वैध शासन मतलब 2 स्तर पर 2 लोगों के द्वारा शासन चलाया जाना, ठीक है ना। तो द्वैध शासन जो है इसमें क्या किया गया कि शासन चलाने के जो विषय थे उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो होते थे हस्तांतरित विषय। कौन से दोस्तों? हस्तांतरित विषय। और एक होते थे संरक्षित विषय। कौन से होते थे? संरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय और संरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय क्या होते थे? ऐसे विषय जिन्हें अंग्रेज भारतीयों को सौंप देते थे। किनको दे देते थे? भारतीयों को। यानी कि हस्तांतरित विषय भारतीयों के पास होते थे और संरक्षित विषय जो होते थे वो अंग्रेज अपने पास ही रखते थे, अंग्रेजों के पास। तो द्वैध शासन व्यवस्था राज्यों में या फिर प्रांतों में कौन से अधिनियम में स्टार्ट हुई थी? 1919 के अधिनियम में प्रारंभ हुई थी, जिसमें विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित विषय, संरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय भारतीयों को दे दिए जाते थे और संरक्षित विषय अंग्रेजों के पास ही रह जाते थे। समझ में आएगी बात? इसके बाद आगे देखिए 1935 के अधिनियम में द्वैध शासन व्यवस्था केंद्र में लागू होगी। मतलब पहले इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था राज्यों में स्टार्ट की, फिर इन्होंने उस व्यवस्था को कहाँ पहुँचा दिया? केंद्र में पहुँचा दिया। यहाँ पर भी यही बातें हैं। यहाँ के विषय भी अब 2 भागों में बांट दिए गए। एक तो हस्तांतरित विषय और एक संरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय और एक कौन से? संरक्षित विषय, ठीक है। स्वायत्तता क्या? राज्यों को 1935 के अधिनियम में राज्यों को क्या दे दी गई? स्वायत्तता दे दी गई। स्वायत्तता का मतलब यहाँ पर विषयों को आधे किए थे, अब 1935 में बिल्कुल फ्री कर दिया, राज्यों को सारे विषय दे दिए और उन्हें स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, एक बार वापस क्लियर करवा रहा हूँ सारा कन्फ्यूजन। देखिए प्रश्न आता है कि राज्यों को स्वायत्तता कौन से अधिनियम में दी गई? 1935 के अधिनियम में, ठीक है। प्रश्न आता है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? 1935 के अधिनियम में, ठीक है। प्रश्न आता है राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? 1919 के अधिनियम में। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? 1919 के अधिनियम में। समझ में आ रही बात? अब देखो कैसे याद करोगे भाई। पहले द्वैध शासन व्यवस्था राज्यों से स्टार्ट हुई, ठीक है, फिर कहाँ गई? केंद्र में। 1919 में राज्य में, 1935 में केंद्र में, ठीक है। जब केंद्र में पहुंची तो राज्यों को बिल्कुल फ्री स्वायत्त कर दिया गया। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के, ठीक है। अब इतना मिटा देता हूं मैं, यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और
अच्छे से नोट्स बना लीजिए अपना, ठीक है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। किसके गठन का प्रावधान था? संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था, जिसे वर्तमान में हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यूपीएससी के नाम से। इसी तरह आप लोगों को याद रखना है 1935 के अधिनियम में, कौन से अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में एक संघीय बैंक, क्या दोस्तों? संघीय बैंक के गठन का प्रावधान था। किसका प्रावधान था? संघीय बैंक के गठन का प्रावधान था, जिसे हम लोग वर्तमान में आरबीआई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? आरबीआई के नाम से जानते हैं। दोस्तों, संघीय बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, कौन सी अप्रैल? 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? बोलो, 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जो संघीय बैंक है, इसके पहले गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे। क्या नाम है दोस्तों? ऑसबर्न स्मिथ, याद रखोगे। पहले गवर्नर जो थे इसके, वो कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ, ये फर्स्ट गवर्नर, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को याद रखना, ये अंग्रेज थे, है ना। प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। क्या नाम है दोस्तों? सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे, फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे, याद रखोगे दोस्तों। इसी अधिनियम में 1935 के अधिनियम में एक संघीय न्यायालय, क्या दोस्तों? संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसे हम लोग फेडरल कोर्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फेडरल कोर्ट। दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर, कौन से अक्टूबर? 1 अक्टूबर 1937 में हो गई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 में कर दी गई थी। इसे वर्तमान में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 28 जनवरी, कौन सी जनवरी दोस्तों? 28 जनवरी 1950 को मानी जाती है। कब मानी जाती है? 28 जनवरी 1950 को मानी जाती थी, ठीक है। इसके बाद संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, उसमें आप लोगों को याद रखना है मॉरिसस ग्वेयर, याद रखोगे। मॉरिसस ग्वेयर जो है, ये संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद और आगे देखिए आप लोग, भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई थी पहली बार। और इसमें पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई थी, और इसमें महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था। किसको दोस्तों? महिलाओं को भी क्या? वोट देने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। एक बात और आप लोगों को याद रखनी है कि 1919 के अधिनियम में, कौन से अधिनियम में? 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया था। उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रावधान कौन से अधिनियम में किया गया? बोलो, 1919 के अधिनियम में ही किया गया था, ठीक है। एक और याद रखना है, 1919 के अधिनियम में
ये भी प्रावधान था कि 10 वर्षों बाद एक आयोग गठित किया जाएगा। क्या गठित किया जाएगा? 10 वर्षों बाद एक आयोग गठित किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि ये अधिनियम कहां तक सफल हुआ। ठीक है, तो इसी के तहत आप लोगों को याद रखना है कि 1927 में, 10 वर्ष तो हालांकि हुए नहीं थे, पहले ही गठित हो गया था। तो 1927 में साइमन कमीशन, काय का दोस्तों? साइमन कमीशन का गठन किया गया। काय का गठन किया गया? साइमन कमीशन का गठन किया गया। और दोस्तों इसी को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कमीशन कहा जाता है? श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे वो सारे के सारे श्वेत थे, सारे के सारे गोरे थे। कितने, या ये भी आप लोग याद रख लेंगे, 7 से ही याद रखना। कितने सदस्य था इसमें? 7 सदस्य। तो ये 7 सदस्यीय कमीशन था और सारे के सारे अंग्रेज थे। इसी वजह से भारतीयों ने इसका क्या किया? विरोध किया। जैसे ही ये फरवरी 1928 को, कब दोस्तों? फरवरी 1928 को, जैसे ही फरवरी 1928 को ये मुंबई पहुंचा। कहाँ पहुंचा? मुंबई। तो मुंबई में नारे लगाए गए, गो बैक साइमन कमीशन। कौन से नारे लगाए गए थे? गो बैक साइमन कमीशन, याद रखोगे? साइमन कमीशन, वापस जाओ के नारे यहां लगाए गए थे। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1919। अब इसके बाद इसकी जो बातें बची हैं वो कंप्लीटली आप लोग देखिए। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था प्रारंभ करने का प्रावधान था। कौन सी व्यवस्था? संघात्मक शासन व्यवस्था प्रारंभ करने का प्रावधान था। और इसी के अंतर्गत भारत में शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। भारत में शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। एक तो थी संघ सूची, एक थी राज्य सूची और एक थी समवर्ती सूची। कौन थी बोलो? समवर्ती सूची। 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ सूची में टोटल 59 विषय दिए गए थे, राज्य सूची में टोटल 54 विषय दिए गए थे और समवर्ती सूची में 36 दिए गए थे। संघ सूची में 59, राज्य सूची में 54, समवर्ती सूची में 36 विषय दिए गए थे। ये वर्तमान के नहीं बता रहा हूँ, 1935 की बात है, ये समझ में आ गई। तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था प्रारंभ करने का प्रावधान, बताइए कौन से अधिनियम में हुआ? 1935 के अधिनियम में किया गया था। यहां तक क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा अपन लोगों को, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें इसके। देखिए, हम लोगों ने कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा था, सबसे वृहद था। कितना वृहद था ये? तो आप लोगों को याद रखना है 321। कितने अनुच्छेद थे बोलो इसमें? 321, उल्टी गिनती याद रख लेना। 321 अनुच्छेद थे इसमें और 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? 10 अनुसूचियां थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में, कहाँ के संविधान में? भारत के संविधान में, बहुत बार आता है प्रश्न, भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रावधान, भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो बताइए कौन से अधिनियम से लिए गए हैं? 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। इसी वजह से भारत के संविधान को, किसके संविधान को? भारत के संविधान को 1935 अधिनियम का, 1935 के अधिनियम का ऋणी माना जाता है। याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के संविधान को कौन से अधिनियम का ऋणी माना जाता है? 1935 के अधिनियम का ऋणी माना जाता है। कंप्लीट। इसके बाद इसी अधिनियम में 6 राज्यों में, कितने राज्यों में दोस्तों? 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था का प्रावधान था। कौन सा विधानमंडल? द्विसदनात्मक विधानमंडल
की व्यवस्था का प्रावधान था। सर्वोच्च 6 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट शुरू होता है अ से, तो ये लो असम, फिर उसके बाद ब बंगाल, एक और बार ब बिहार, अब म से याद रखेंगे मुंबई, एक बार और म मद्रास, और फिर संयुक्त प्रांत। कौन सा प्रांत? संयुक्त प्रांत। तो इस 1935 अधिनियम में ही 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल के स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। दोस्तों ये थे भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए, है ना। और कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोग, आपके कमेंट ही हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम करेंगे। किसी भी कमेंट हो, आपके सकारात्मक कमेंट होंगे तो हम लोग और उत्साहित होंगे। अगर आपके नकारात्मक कमेंट भी हो तो हम लोग जो है उसमें सुधार करेंगे, हमारे लिए वो मार्गदर्शक का काम करेंगे।